नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड से स्थापित 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस अवसर पर ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की प्रगति के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड का गठन वर्ष 2000 में हुआ था और जल्द ही इसकी स्थापना के 25 साल पूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भविष्य में कहां ले जाना है, इसका निर्णय करने का राज्य की जनता के लिए सही समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास प्रदेश की जनता के सपनों को साकार करने का आधार रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वन रैंक वन पेंशन वॉर मेमोरियल की स्थापना और राज्य में ढांचागत विकास सहित केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों को उल्लेख करते हुए कहा कि कम समय में हुए ये विकास कार्य देश की क्षमता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, लेकिन मांग बढ़ते ही भारत ने इसका उत्पादन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। उन्होंने कहा यह दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि अब तक कोरोना टीकों की 93 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं और बहुत जल्द 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे तब कोई कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी माइंडसेट और सिस्टम से इस भ्रांति को हम बाहर निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात और केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे करने पर बधाई दी। नड्डा ने कहा, मैं आज सरकार के मुखिया के रूप में 20 साल पूरे करने पर पीएम नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं। एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने भारत को एक वैश्विक शक्ति बना दिया है। बिहार पुलिस की 92 महिला कमांडो राज्य में लड़ाकू अभियानों के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने सीआरपीएफ से उन्नत युद्ध प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। बिहार पुलिस की महिला कमांडो नजदीकी लड़ाई और नक्सल युद्ध में कुशल हैं। नवरात्रि उत्सव के पहले दिन भक्तों ने प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव आज से शुरू हो गया है। इस दौरान एक भक्त ने कहा कि मैं नवरात्रि के पहले दिन अपने परिवार के साथ यहां पहुंचने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूं। इस वर्ष इसका महत्व है क्योंकि हमने पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण इसको नहीं मनाया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकी अपना आतंक दिखाने के लिए अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, शिकार बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आतंकी आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले 5 दिन में आतंकी 7 नागरिकों की हत्या कर दी। लखीमपुर खीरी कांड पर आईजी लक्ष्मी सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की तलाश जारी है और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लक्ष्मी सिंह का बयान इस तरफ भी इशारा करता है कि पुलिस को ये जानकारी नहीं है कि आशीष मिश्रा फिलहाल कहां हैं।
कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में पीट कर हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में मनीष गुप्ता के शरीर में कोई हरकत होती नहीं दिख रही है। मनीष को होटल के कमरे से जब लॉन्ज में लाया गया तब मौके पर इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला के लेख में लिखा है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पूरी तरह विफल रही है। इसलिए भारत के लोगों ने फासीवादी भगवा पार्टी को हटाकर एक नया भारत बनाने की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस पर डाल दी है। ममता ने लिखा कि इस साल की शुरुआत में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ शानदार जीत के बाद टीएमसी ने देश भर के लोगों का विश्वास अर्जित किया है। इस लेख का शीर्षक दिया गया है। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने लखीमपुर मसले पर वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि ये वीडियो बिल्कुल साफ है। प्रदर्शनकारियों का मर्डर करके उनको चुप नहीं कराया जा सकता। निर्दोष किसानों के बिखरे खून की जवाबदेही तय होनी चाहिए और सभी किसानों के अंदर अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, इससे पहले न्याय होना चाहिए। पाकिस्तान के हरनई इलाके में आज सुबह भूकंप के भीषण झटके महसूस किए गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 150 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि कई देश उसके साथ कूटनीतिक रिश्ते बना रहे हैं। इससे गुस्साए चीन लगातार ताइवानी हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है। जंगी विमानों के इस प्रदर्शन के बाद बुधवार को फ्रांसीसी सीनेटरों का एक समूह 5 दिन यात्रा पर ताइवान पहुंचा है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन के पास अपने 3 विमान वाहक पोत तैनात कर दिए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शर्मसार करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अजय कुमार लल्लू ने लखीमपुर घटना की निंदा की और यूपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के गुजरात और केंद्र में शासनकाल के 20 साल पूरा होने पर कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पर देश में विकास किया है और देश के हर गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। लखीमपुर खीरी मामले में जांच के लिए सरकार द्वारा बनाए गए जांच कमीशन को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सिसोदिया ने बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। लखीमपुर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि लखीमपुर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं असम के गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही भक्त मां कामाख्या के दर्शन करने पहुंचे। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी खासा ख्याल रखा गया।
नवरात्रि के पहले दिन महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर में मां मुंबा देवी का दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने मां मुंबा देवी की पूजा अर्चना की और महाराष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए मां मुंबा देवी से प्रार्थना की। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी नवरात्रि के पहले दिन मां मुंबा देवी का आशीर्वाद लेने मुंबा देवी मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी के बूथ विशेष अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में देश का उतना विकास नहीं हुआ जितने पिछले 7 सालों में हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित होने का दावा किया। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं पंजाब के अमृतसर में बाधा हनुमान मंदिर में भी भक्तों नवरात्रि की धूम देखने को मिली और बाधा हनुमान मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर प्रसिद्ध लंगूर मेला भी शुरू हो गया है। नवरात्रि के पहले ही दिन मेले में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। मेले में हर तरफ नवरात्रि की धूम नजर आई। यूपी सरकार की तरफ से अनुमति मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखीमपुर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और इस दौरे से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो बस इतना चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी मामले में जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और आरोपियों को सजा मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन करने पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों का निरीक्षण भी किया और कॉरिडोर निर्माण कार्य के प्रगति के संबंध में वहां कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने विस्तार से सीएम योगी को जानकारी दी। जिसके बाद सीएम योगी ने कॉरिडोर का काम समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लिखकर शिकायत दी है कि उन्हें विधानसभा में उनके हिस्से का बोलने का समय नहीं दिया जाता है। जिस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी विधायकों को नियम संगत समय दिया जाता है। कांग्रेस विधायकों का समय उनके नेता प्रतिपक्ष ज्यादा बोलकर खत्म कर देते हैं। इलाहाबाद उपचुनाव 2021 के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने भी गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। उनका नामांकन भरवाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता सुभाष बराला पहुंचे, लेकिन गोविंद कांडा के नामांकन भरने से पहले किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर लिया। किसानों का कहना था कि वे बीजेपी प्रत्याशी का ही विरोध करने आए हैं। वहीं इस दौरान गोविंद कांडा ने जीत का भी दावा किया। किसान नेता विकल्प पचार भी इलाहाबाद में नामांकन भरने पहुंचे, जहां किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने विकल्प पचार को इलाहाबाद चुनाव में उतारने का ऐलान किया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े योगेंद्र यादव ने कालावाली में बुधवार को कहा था कि विकल्प पचार को मोर्चे से निकाला हुआ है। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। अगली खबर का रुख करते हैं। पंचकूला श्री माता मनसा देवी मंदिर में पहले नवरात्र को लेकर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने अश्विन नवरात्र के शुभारंभ पर आज माता मनसा देवी मां के चरणों में शीश नवाकर मनोकामना और पूजा अर्चना की। इसके बाद राज्यपाल हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। मौके पर श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड और पंचकूला जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। महाराजा अग्रसेन जयंती पर अवकाश के दिन भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में दिखे।
दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है और 3 दिन पहले ही वो अस्पताल से स्वास्थ्य लाभ लेकर वापस लौटे हैं। लेकिन अवकाश के दिन भी काम को पूरी तरजीह देते हुए उन्होंने अलग अलग विभागों की सैकड़ों फाइलों का निपटान अपने अंबाला स्थित आवास से किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मेरी वजह से कोई भी फाइल और काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, इसलिए अवकाश के दिन इनका निपटान किया जा रहा है। गृह मंत्री विज ने गुरुवार को अपने अधीन आने वाले गृह मंत्रालय के अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का निपटान किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार और उनकी 3 बहनों के घरों और कंपनियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है। एनसीपी नेता अजित पवार ने खुद ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी बहनों के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी क्यों की उन्हें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि आईटी की ये रेड राजनीति से प्रेरित है, वे लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आयकर विभाग ने अजित पवार की 3 बहनों के पुणे और कोल्हापुर स्थित आवास और कंपनियों पर भी छापेमारी की। आईटी डिपार्टमेंट ने जरंदेश्वर शुगर मिल्स, दौंद शुगर मिल्स, पुष्पदंतेश्वर शुगर मिल्स, अंबालिका शुगर मिल्स पर छापेमारी की। अजित पवार ने कहा कि उनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड मारी है, ये उनका अधिकार है, लेकिन उनकी बहन के यहाँ रेड क्यों मारी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड को दी गई सौगातों के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी कोरोना महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से राज्य की चिंता की और साधन संसाधन की कोई कमी नहीं होने दी। बाजपुर में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला गया। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कानून और दबंगई से किसानों को दबाने का आरोप लगाया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई मौत के बाद कांग्रेस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले बीजेपी सरकार ने कृषि कानून को लागू कर किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया था, लेकिन जब किसानों की आवाज नहीं दब सकी तो बीजेपी ने किसानों को कुचलने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च बाजपुर से शुरू होकर लखीमपुर खीरी पहुंचेगा। साथ ही हरीश रावत ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी बर्खास्त करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर जहां बीजेपी में खुशी दिखी, तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन पर विरोध जताया। इसे लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। वहीं महानगर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश रमन ने कहा कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता के बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, लेकिन अब तक उसे जेल नहीं भेजा गया है। आज पीएम मोदी मंत्री के बेटे को बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन को बड़ी सौगात के रूप में एक एम्बुलेंस भेंट की, जिससे क्षेत्र की जनता को बड़ा फायदा होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन में गांव देहात क्षेत्र के मरीजों का इलाज किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अगर कोई दुर्घटना हो जाती थी तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डॉक्टर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के तराई पूर्वी डॉली रेंज कार्यालय में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के समापन पर आयोजित गोष्ठी में वन विभाग की ओर से क्षेत्रवासियों से वन्य प्राणियों के संरक्षण की अपील की गई। यहां तराई पूर्वी डॉली रेंज कार्यालय में आयोजित गोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सेंचुरी पेपर मिल के सीईओ जेपी नारायणा ने कहा कि वन्यजीवों का वनों से अटूट रिश्ता है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
रंजीत रावत को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाने से रोकने के लिए सितारगंज पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। आपको बता दें कि रंजीत रावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। यदि आप महंगी और पश्चिम ब्रांड की शराब पीने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। हो सकता है जिस शराब को आप महंगी और बड़े ब्रांड की समझकर पी रहे हैं वो नकली भी हो सकती है। गाजियाबाद आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने यहां की पोस्ट कॉलोनी लोहिया नगर में छापा मारकर इस तरह का खेल करने वाले 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये तस्कर दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से घटिया ब्रांड की शराब यहां लाते थे और बड़े ब्रांड की खाली बोतलों में भरकर उसको बाजार में बेचकर अवैध रूप से कमाई करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए की शराब के अलावा ब्रांडेड कंपनियों की बोतलें, ढक्कन, रैपर और पैकिंग करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। अलीगढ़ में गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी खैर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और जयंत चौधरी आशीर्वाद पदयात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दर्दनाक है और एक आतंकवादी हमले से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी मांग है कि तुरंत गिरफ्तारी हो और इससे भी कड़ी से कड़ी जो धाराएं लग सकती हैं और जो आतंकवादियों के लिए कानून बने हैं उसके तहत कार्रवाई हो। जयंत चौधरी ने कहा कि वो योगी जी जो बार बार कहते हैं कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, जब उनके खुद पार्टी के मंत्री दोषी हैं तो क्या उनके घर पर भी बुलडोजर सरकार चलवाएगी। वहीं आतंकवादी बोलने पर विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि विदेश में जब गाड़ी के प्रयोग से निहत्थे नागरिकों पर वार होता है तो उसे आतंकवादी घटना कहते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना में मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उनके बेटे को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर केंद्र सरकार ठोस कदम उठाते हुए अब हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम कर रही है, जो अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में गोरखपुर जिले में ऑक्सीजन प्लांट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काट के इनॉग्रेशन किया। हरियाणा के फतेहाबाद में आज किसानों ने खराब फसल के मुआवजे को लेकर अनाज मंडी में पंचायत की और उसके बाद नारेबाजी करते हुए किसान फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे। यहां पर किसान नेताओं के द्वारा किसानों को संबोधित भी किया गया। किसानों का कहना था कि उनकी भी बेमौसमी बारिश के कारण फसल खराब हो चुकी है और इसका मुआवजा तुरंत दिया जाए। इसी के साथ किसानों ने मांग की कि पराली की समस्या का भी समाधान किया जाए। धान का सीजन सिर पर आ गया है और अगर पराली की समस्या का प्रशासन कोई समाधान नहीं करता तो किसानों को मजबूरन पराली में आग लगानी पड़ेगी। वहीं किसानों ने कहा कि वो प्रशासन को 7 दिन का समय देते हैं। अगर 7 दिन में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो पराली में आग लगाने को मजबूर होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने रसोई गैस के दामों में हुए इजाफे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन रसोई गैस के दामों में इजाफा हुआ। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और महंगाई सबसे आम आदमी त्रस्त है, लेकिन 9 दिनों की इस पूजा अर्चना के दिनों में भी सरकार को दर्द का एहसास नहीं है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 24 सितंबर 2021 से अब तक 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। खबर हरियाणा के पलवल की है, जहां उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि पलवल जिले में धान की खेती करने वाले किसानों को जागरूक करने के लिए 2 जागरूकता वैन को रवाना किया गया है। ये वैन गांव-गांव जाकर किसानों को फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक करेंगी। उपायुक्त ने बताया कि पलवल जिले के 2 गांव रेड जोन में हैं, जबकि 16 गांव येलो जोन में हैं।
उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है कि जिले में फसल अवशेष न जलाए जाएं। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार फसल प्रबंधन करने वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हरियाणा जिले में 3.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।